हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारतीय बॉर्डर के पास शिनजियांग और तिब्बत में देखा गया है कई एयरपोर्ट्स। जी हां दोस्तों, चाइना बना रहा है इन सभी एयरपोर्ट्स को, वो भी एक दो नहीं दोस्तों, कई सारे एयरपोर्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर चाइना की सारी सेनाएं इसका इस्तेमाल कर सकती है। दोस्तों युद्ध के समय में बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे जहां पर पल भर में मार गिराए जाएंगे दुश्मन के जहाज। भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ यह डिफेंस सिस्टम, बताएंगे दोस्तों इसकी खासियत और क्या नाम है इसका दोस्तों। साथ ही आपको आगे बताएंगे जहां पर हक्कानी नेटवर्क को लेकर दिए बयान में अमेरिका पर आग बबूला हुआ तालिबान, दे डाली बड़ी धमकी, कह दिया बर्दाश्त नहीं होगी ऐसी हरकत, बताएंगे दोस्तों। और क्या क्या कहा है तालिबानियों ने अमेरिका को दोस्तों, लेकिन सुपर पावर होते हुए भी अमेरिका इन सब की बातों को सुनता रह गया दोस्तों, बताएंगे आपको खबर। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, जिसमें उठा है अफगानिस्तान का मुद्दा, बताएंगे दोस्तों सबसे पहले किस देश ने यह मुद्दा उठाया है और फिर इसका निष्कर्ष क्या निकला है दोस्तों, बताएंगे बड़ी खबर। साथ ही आगे आपको बताएंगे जहां पर काबुल से अब उड़ान भरेंगे 100 से 150 अमेरिकी। जी हाँ दोस्तों, क्या अन्य विदेशी नागरिक भी उड़ सकते हैं दोस्तों, बताएंगे खबर। साथ ही तालिबानियों का साथ निभाना चाइना को पड़ गया बहुत बड़ा महंगा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्यों और कैसे इनको महंगा पड़ा है। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर सरकार तो आखिरकार तालिबानियों ने बना ही लिया है दोस्तों, लेकिन अब चलेगी कैसे, ये सबसे बड़ी समस्या है इन तालिबानियों के लिए दोस्तों, बताएंगे, इस पर भी गहराई में ले चलेंगे दोस्तों आपको। साथ ही पंजशीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तालिबानियों ने कर दी है ये बड़ी हरकत दोस्तों। साथ ही आगे खबर में बताएंगे जहां पर अगर आपका भी इस बैंक में है अकाउंट दोस्तों, तो आपके लिए एटीएम से पैसे निकालने से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हर तरह की आज आपको खबर बताने वाले हैं दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमेशा की तरह। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, तो फटाफट से अभी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। पहली खबर की बात करें तो भारतीय बॉर्डर के पास शिनजियांग और तिब्बत में कई एयरपोर्ट बना रहा है, चीन सेना भी कर सकती है इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, भारतीय बॉर्डर से लगे शिनजियांग और तिब्बत के सुदूर क्षेत्रों तक चीनी सेना लगातार आवाजाही को आसान बनाने में लगी हुई है। इस क्षेत्र में चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड के पास जल्द ही 30 हवाई अड्डे होंगे, इनमें से कई अड्डे बनकर तैयार हैं और काम कर रहे हैं, तो कुछ पर काम जारी है, ये जानकारी चीनी सरकारी मीडिया ने दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वेस्टर्न थिएटर कमांड चीन की सबसे बड़ी सैन्य कमान है, जो कि भारत के साथ विवादित सीमा की देख रेख करती है दोस्तों। चीनी सरकारी मीडिया ने 2021 के शुरुआत में बताया था कि तिब्बत में बन रहे 3 नए हवाई अड्डे भारतीय सीमा के नजदीक हैं। ये हवाई अड्डे लुंजे काउंटी, टिंगरी काउंटी और बुरांग काउंटी में बन रहा है दोस्तों। रिपोर्ट बताती है कि पिछले कुछ महीनों में करीब 2 दर्जन ऐसे नए एयर रूट्स का उद्घाटन किया गया है दोस्तों, 2 दर्जन, जो कि तिब्बत और शिनजियांग के इलाकों को मेनलैंड चीन से जोड़ती है दोस्तों। और ऐसे में जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लद्दाख में भारत के साथ जारी विवाद के बीच चाइना बॉर्डर पर अपनी उपस्थिति रेलवे और एयरपोर्ट के जरिए बढ़ा रही है दोस्तों। चीनी सेना के आधिकारिक सैन्य पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में हवाई अड्डों का विकास परिवहन को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए है दोस्तों, और अपनी सेनाओं को जल्द से जल्द इमरजेंसी समय में उतारने के लिए है, और रेलवे से भी पहुंचाने के लिए। रेलवे के जरिए दोस्तों आपको बता दें, उन्होंने पूरे हथियारों को और बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम को पहुंचाने के लिए रेलवे लाइन का यूज करेंगे दोस्तों, और सैनिकों को जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए इस हवाई अड्डों का। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, जिस प्रकार से चाइना बिन कुछ कहे दोस्तों इतना बड़ा काम करता जा रहा है, ऐसे में अगर आप भी मानते कहीं ना कहीं भारत को भी सतर्क रहना चाहिए दोस्तों, और इसके एक एक स्टेप पर पैनी नजर बनी रहनी चाहिए, तो सुझाव जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना को यह लगता होगा कि उनकी आतंकवादियों यानी तालिबानी से बात बन गई है दोस्तों, तो अब कहीं ना कहीं उनका भारत को कमजोर समझना लाजमी बन गया हो दोस्तों। आपकी जो भी राय हो बताइएगा, जरूर बात करें अगली खबर की। तो पल भर में
मार गिराए जाएंगे दुश्मन के जहाज। भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ MR सैम डिफेंस सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, बड़े ही लंबे वक्त से भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ विवाद चला आ रहा है दोस्तों, जिसको देखते हुए भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही है। और इसी बीच गुरुवार को एक और अच्छी खबर सामने आई है दोस्तों, जहां देश के सैन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राजस्थान में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली को आधिकारिक रूप से वायुसेना में शामिल किया गया है दोस्तों। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा है कि MR सैम रक्षा प्रणाली को जैसलमेर में वायुसेना के 2204 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। आपको बता दें दोस्तों, इसकी आखिरकार खासियत क्या है। वायु रक्षा प्रणाली की सीमा 70 किलोमीटर है। ऐसे में यह सिस्टम इस रेंज में आने वाले सभी विमान, हेलीकॉप्टर और मिसाइल को मार गिरा सकती है। राजस्थान का जैसलमेर जिला पाकिस्तान से लगता है, जिस वजह से यह रक्षा प्रणाली वहां पर काफी कारगर साबित होगी। इसे तैयार करने के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के बीच एक दशक पहले डील हुई थी दोस्तों, और अब ये भारत को मिलने वाली है सबसे बड़ी खबर थी दोस्तों। क्या कहेंगे ऐसे में आप लोग? कांग्रेचुलेशन इंडियन आर्मी, खास करके इंडियन एयरफोर्स के लिए जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। बात करें अगली खबर की, तो हक्कानी नेटवर्क को लेकर दिए बयान से अमेरिका पर आग बबूला हुआ तालिबान। कहा बर्दाश्त नहीं होगी ऐसी हरकत। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार को लेकर चिंतित नजर आ रहा है। दरअसल अमेरिका ने कहा है कि इस सरकार में जिन लोगों को मंत्री बनाया गया है और प्रमुख पद सौंपे गए हैं, उनमें से कई लोग वैश्विक आतंकी घोषित हैं दोस्तों। अमेरिका ने कहा है कि उन पर किसी भी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं अमेरिका के इस बयान पर तालिबान आग बबूला हो गया। तालिबान ने कहा है कि अमेरिका द्वारा दिए जाने वाले इस तरह के बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे ज्यादा विवाद हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी को लेकर है दोस्तों। तालिबान ने एक बयान जारी करके कहा है कि पेंटागन के अधिकारियों ने टिप्पणी की है कि इस्लामिक अमीरात के कुछ कैबिनेट सदस्य या हक्कानी साहिब के परिवार के सदस्य अमेरिकी ब्लैक लिस्टेड हैं और अभी भी टारगेट पर हैं। इसने कहा इस्लामिक अमीरात अमेरिका के इस बयान को दोहा समझौते का स्पष्ट उल्लंघन मानता है, जो ना तो अमेरिका और ना ही अफगानिस्तान के हित में है। चरमपंथी संगठन ने कहा हक्कानी साहब का परिवार इस्लामिक अमीरात का हिस्सा है और इसका कोई अलग नाम या संगठनात्मक ढांचा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो देखा आपने तालिबानियों की सरकार क्या बन गई है दोस्तों अफगानिस्तान में। अमेरिका को आंखें दिखाने लगा और अमेरिका को धमकी देने लगा है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसी हरकतों को दोस्तों, जैसे कि अमेरिका को ये आतंकवादी उड़ा देंगे। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? और अमेरिका ने इस पर बयान नहीं दिया है अभी तक। जैसे ही अमेरिका का बयान आता है दोस्तों, इस तालिबान के बयान के रिप्लाई में आपको सबसे पहले बताएंगे। इसलिए चैनल पर अगर आप नए आए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात करें अगली खबर की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स सम्मेलन उठा, उसमें अफगानिस्तान का मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है दोस्तों। इस दौरान उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ पर इस समिट की अध्यक्षता करना मेरे और भारत के लिए बहुत खुशी की बात है। आज की इस बैठक के लिए हमारे पास विस्तृत एजेंडा भी है। पीएम मोदी ने कहा पिछले 1.5 दशक में ब्रिक्स ने कई उपलब्धियां हासिल की है। आज हम विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रभावकारी आवाज है। विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी ये मंच उपयोगी रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जताई है दोस्तों, और वो भी सब में बड़ी बात। चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग के सामने ही अफगानिस्तान के हालात और आतंकवाद पर चर्चाएं शुरू हुई है। जी हाँ दोस्तों, बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने ब्रिक्स अडॉप्ट किया है, तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा अफगानिस्तान आतंकवाद और ड्रग स्मगलिंग का अड्डा नहीं बनना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने कहा कि अफगानिस्तान अपने पड़ोसी देशों के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। पुतिन ने अफगानिस्तान के आतंकवाद और ड्रग स्मगलिंग का अड्डा बनने की आशंका जाहिर की है। पुतिन ने आगे कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना और उसके सहयोगियों की वापसी ने एक नया संकट पैदा कर दिया है और ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि ये वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा को कैसे प्रभावित करेगा। हमारे देशों ने इस मुद्दे पर
विशेष ध्यान दिया है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में बता दे पुतिन के समर्थन में ये सारे देश आ गए दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पुतिन का साथ दिया। ऐसे में क्या आप साथ देते हैं दोस्तों आतंकवाद की लड़ाई में? कमेंट में जरूर बताइएगा। और पाकिस्तान जैसे देशों का क्या करना चाहिए जिन्होंने तालिबान को पनाह दी है दोस्तों, और आज इतने बड़े स्तर पर वैश्विक आतंकवाद बना दिया है दोस्तों, बताइएगा जरूर। साथ ही अगली खबर की बात करें तो काबुल से उड़ान भरेंगे 100 से 150 अमेरिकी और अन्य विदेशी नागरिक भी। तालिबान ने दे दी है इसको लेकर अब मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी सेना की वापसी के बाद काबुल एयरपोर्ट से गुरुवार को पहली उड़ान रवाना होगी। बताया ये जा रहा है कि तालिबान प्रशासन ने 100 से 150 अमेरिकी नागरिकों को उड़ान की अनुमति दे दी है। ये जानकारी कतर एयरवेज के अधिकारियों ने दी है दोस्तों। बात करें अगली खबर की तो अपनी हरकतों का खामियाजा भुगत रहा है चाइना। ड्रैगन को हुआ भारी नुकसान, हथियार खरीदने से बच रहे हैं अन्य देश। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि पिछले कुछ ही सालों में भारी उछाल के बाद चीन के हथियार निर्यात में भी कमी आ गई है दोस्तों। साल 2004 से 2013 के बीच चाइना के हथियार निर्यात में करीब 3 गुना की बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन 2014-2018 तक सिर्फ 2.7% की बढ़ोतरी देखी गई है। द नेशनल इंटरेस्ट में लिखते हुए माइकल पेक ने कहा है कि एशिया में चीन की अधिक आक्रामक विदेश नीति ने उसके हथियार के निर्यात में बाधा उत्पन्न की है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसके पीछे का मेन कारण दोस्तों यही है कि चाइना ने जिस प्रकार से आतंकवाद का साथ दिया है और आज भी तालिबानियों का साथ दे रहा है दोस्तों, अन्य देशों ने कहीं ना कहीं उससे कन्नी जरूर काटी है दोस्तों। आपकी क्या राय होगी इसमें बताइएगा जरूर। बात करने के लिए खबर की, लेकिन दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किया तो कृपया करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा। काफी ज्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, समय लगता है आप तक खबर लाने में, तो हमारे मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। खबर की बात करें तो सरकार तो बना लिया पर चलेगी कैसे? अफगानिस्तान के पीएम आखुंद ने पूर्व कर्मचारियों से कर दी है ये अपील। बता दें अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन के बाद अब तालिबान को मैन पावर की कमी महसूस होने लगी है दोस्तों। कार्यवाहक प्रधानमंत्री की गद्दी संभालने के 2 दिन बाद ही मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद ने पिछली सरकारों के पूर्व कर्मचारियों और अधिकारियों से देश वापस लौटने की अपील की है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने पिछले सरकार के कर्मचारियों को पूरी सुरक्षा का आश्वासन भी दिया है। अखुंद ने कहा है कि खून खराबे का वक्त अब बीत गया है और उन्हें अब युद्ध से तबाह राष्ट्र के पुनः निर्माण के लिए काम करना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी चाहे वो बैंकों के हो दोस्तों, रेलवे लाइन के हो या किसी और डिपार्टमेंट के क्यों ना हो, टेक्निकल डिपार्टमेंट हो गया, मोबाइल डिपार्टमेंट, टावर डिपार्टमेंट हो गया दोस्तों, हर तरह के पढ़े लिखे और अच्छे खासे इंजीनियरों की जरूरत है दोस्तों। और ऐसे में ये सारे के सारे आतंकवाद आते ही यानी तालिबानियों के आते ये सारे दूसरे देश चले गए हैं दोस्तों। अब तालिबानियों को हो रहा है कि कैसे इनका देश चलेगा, और ऐसे में इन सभी को वापस बुलाने की और इनको सिक्योरिटी देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहां अब आने वाले हैं दोस्तों। ऐसे में बंदूक के बल पर ही लगता है दोस्तों अब ये सरकार चलाएंगे, लेकिन सुविधा तो कोई नहीं मिल पाएगी दोस्तों। क्या कहेंगे इसमें आप लोग बताइएगा जरूर। चलते अगली खबर की तरफ, जहां तालिबान ने पंजशीर के शेर के नाम से मशहूर अहमद शाह मसूद मकबरा तोड़ दिया है दोस्तों। विद्रोही गुट अभी भी अफगान में लड़ाई लड़ रहा है। बता दें कि तालिबान ने अब पंजशीर के शेर के नाम से मशहूर अहमद शाह मसूद का मकबरा तोड़ दिया है। अफगान रेबल कमांडर अहमद शाह मसूद को नॉर्दर्न अलायंस का संस्थापक भी माना जाता है। अहमद शाह मसूद की छवि अफगानिस्तान में नेशनल हीरो की तरह है। स्थानीय मीडिया ने अहमद शाह मसूद का मकबरा तोड़े जाने को लेकर अफगानिस्तान में लोगों में गुस्सा है। अहमद शाह मसूद वही शख्स थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तालिबान को कड़ी चुनौती दी थी दोस्तों। और इतना ही नहीं, उनके समय में तालिबान तो क्या सोवियत सेना भी पंजशीर पर कब्जा नहीं कर सकती थी दोस्तों। बात करें अगली खबर की तो ईरानी नेता ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी है दोस्तों। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो किया है उसके नतीजे जल्द भुगतेगा पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, महमूद अहमद नेजाद ईरान के राष्ट्रपति रहे हैं। उन्होंने तालिबान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर अपनी बात रखी है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि पंजशीर की लड़ाई में पाकिस्तान के अधिकारी सीधे तौर पर शामिल है। बता दें अहमदीनेजाद ने पाकिस्तान को सलाह देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ है उसका असर पाकिस्तान पर अवश्य पड़ेगा। जैसा उन्होंने किया है वैसा ही पाकिस्तान के साथ होगा। जी हाँ दोस्तों, इनके बात का आप समर्थन करते हैं नहीं बताइएगा जरूर। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां अफगानिस्तान की घटना के बाद
बाद घाटी में बढ़ रहा कट्टरपंथ, अमित शाह ने कर दिया सुरक्षा स्थिति को लेकर बड़ी बैठक। जी हां दोस्तों, तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद पहली बार केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। बता दें कि अफगानिस्तान में बदलते हालात के साथ कश्मीर घाटी में बढ़ते कट्टरपंथ को लेकर भारत सरकार चिंतित है और इस बैठक में सेना प्रमुख MM नरवणे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, NS अजीत डोभाल, रॉ के सचिव सामंत गोयल और जम्मू कश्मीर के अन्य हितधारकों ने भाग लिया है। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर बता दें अमेरिका ने रचा इतिहास, रोबोट युद्धपोत से पहली बार दागी गई है मिसाइल, जिसके बाद बदलेगा जंग का बड़ा नक्शा। जी हां दोस्तों, चीन और रूस की बढ़ती नौसैनिक ताकत से जूझ रहे सुपर पावर अमेरिका ने समुद्र में अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए रोबोट युद्धपोत बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों इस रोबोट युद्धपोत ने पहली बार मिसाइल दागने में भी सफलता हासिल की है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक उसके 2 प्रोटोटाइप रोबोट युद्धपोत में से एक ने पहली बार अपनी किलर मिसाइल को दागा है। चलते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर तालिबान के दोस्त पाकिस्तान पर बुरी तरह भड़का अमेरिका, फुल एक्शन के मूड में दिखा जो बाइडेन का सरकार। बता दें अफगानिस्तान के पंजशीर में हवाई हमलों और तालिबानियों का साथ देने के आरोपों में घिरे पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। दोस्तों सीनेटर एडम ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अमेरिकी सीनेटर एडम ने कहा है कि यदि पंजशीर में अटैक साबित हुआ तो पाकिस्तान पर बैन लगाया जाना चाहिए। पाकिस्तान को बिल्कुल भी अब छूट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अब विश्व के सभी देशों को पता लग गया है कि पाकिस्तान का कितना बड़ा रोल है तालिबानियों को इतने बड़े पद पर और अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने में। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कह दी इन्होंने, क्या कहना चाहेंगे ऐसे में आप लोग बताइएगा जरूर। बात करें दोस्तों अगली खबर की, तो अफगानिस्तान से खबर आ रही है जहां पर महिलाओं के विरोध प्रदर्शनों से डरा घबराया तालिबान, जारी कर दिया इसको लेकर नया फरमान, कहा पहले लेनी होगी इजाजत। जी हाँ दोस्तों, प्रोटेस्ट से पहले अब महिलाओं को इजाजत लेनी पड़ेगी, तब जाके ये प्रोटेस्ट और विरोध प्रदर्शन कर पाएंगे दोस्तों, लेकिन इनको इजाजत ही नहीं मिलेगी दोस्तों, तो विरोध प्रदर्शन क्या करेंगे। ऐसे में सरकार में आने का बिल्कुल सही फायदा उठा रहे हैं दोस्तों ये तालिबानी। और आपको बता दें जो खबरें थी कि प्रोटेस्ट करने वाली कितनी सारी महिलाओं को दोस्तों इन्होंने बहुत बुरी तरीके से मारा और पीटा है, ऐसे में बड़ी खबर थी दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो फिलिस्तीनी कैदियों के समर्थन में आए लोगों की इजरायली सेना से बड़ी हिंसक झड़प, जिसमें सैकड़ों लोग हो गए हैं घायल। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट बैंक में नब्स शहर के पास इजराइल के सैनिकों के साथ संघर्ष में करीब 100 फिलिस्तीनी घायल हो गए हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर अयोध्या से बड़ी खबर, राम के द्वार दीपों से श्रृंगार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 7.5 लाख दीप जलाकर बनाएंगे विश्व रिकॉर्ड। बता दें इस बार दीपोत्सव राम नगरी के लिए खास होने जा रहा है, जहां राम मंदिर निर्माण की खुशी तो झलकेगी ही, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी शामिल होने की संभावना है। प्रशासनिक हलके में भी माना जा रहा है दोस्तों कि राम मंदिर के भूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री के हाथों प्रस्तावित हजारों करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का कार्य दीपोत्सव हो सकता है दोस्तों। तो वहीं इस बार तमाम राजनीतिक एवं फिल्मी हस्तियां भी दीपोत्सव में शामिल होकर भव्यता बढ़ाएंगी, तो 7.5 लाख दीप जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाने की तैयारी की जाएगी। बड़ी खबर। ऐसे में अगर आप भी इस स्टेप से, सरकार के इस कदम से खुश है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, भारी मात्रा में लिखिएगा, साथ ही वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण पर हाईकोर्ट की रोक है दोस्तों, जहां मुस्लिम पक्ष ने जताई थी इसको लेकर आपत्ति। क्या कहना चाहेंगे ऐसे में कोर्ट के इस फैसले को लेकर बताइएगा जरूर। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां यूपी में गणेश चतुर्थी को लेकर आज की खबर, सार्वजनिक स्थल पर स्थापित नहीं कर सकेंगे प्रतिमा, भीड़ इकट्ठा करने पर रहेगी रोक। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, तो कर्ज में डूबे अनिल अंबानी को बड़ी राहत मिली है दोस्तों, जहां दिल्ली मेट्रो के खिलाफ केस में मिलेंगे 4600 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, कर्ज में डूबे अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दिल्ली मेट्रो के खिलाफ केस में बड़ी जीत हासिल हो गई है दोस्तों। बात करें अगली खबर की, तो मिशन उत्तर प्रदेश से खबर, भाजपा का 4 करोड़ वोट हासिल करने का लक्ष्य,
शक्ति केंद्र और पन्ना प्रमुखों के सहारे जीतने की कोशिश रहेगी। बता दें वर्ष 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को 3.44 करोड़ पॉपुलर वोट मिले थे। किसान आंदोलन, महंगाई, ब्राह्मणों की तथा कथित नाराजगी और विपक्षी दलों से कमजोर तालमेल जैसे तमाम समीकरणों के बीच भाजपा इस विधानसभा चुनाव में 4 करोड़ से ज्यादा पॉपुलर वोट पाने का लक्ष्य लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी। दोस्तों इसके लिए पन्ना प्रमुखों से लेकर उच्च स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय मोड में लाया जाएगा और पार्टी का दावा है कि वो समाज के सभी समीकरणों को साधते हुए सरकार के काम के आधार पर ये लक्ष्य हासिल करने में कामयाब रहेगी। क्या कहते हैं दोस्तों, क्या इस बार भाजपा पूरे तरीके से कामयाब हो पाएगी? दोस्तों हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। और कौन लगता है दोस्तों कौन बनेगा अगला सीएम उत्तर प्रदेश का, बताना मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर अगर आप भी एसबीआई के ग्राहक है दोस्तों तो आपके लिए बड़ी खबर है, जहां पर अब एटीएम से अगर कटा फटा या खराब नोट निकलता है तो आप तुरंत ये काम करेंगे दोस्तों, जिसके बाद आपको नया नोट मिल जाएगा। बड़ी जानकारी दी गई है दोस्तों एसबीआई बैंक की तरफ से। आपको बता दें कई बार ध्यान ना देने पर हमारी जेब में कुछ ऐसे करेंसी यानी नोट्स आ जाते हैं जिसके कहीं इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। दोस्तों ये नोट कटे फटे या ऐसी स्थिति में होते हैं कि इसे कोई स्वीकार ही नहीं करता है। दोस्तों ऐसे में आरबीआई की ओर से इस बारे में समय समय पर सर्कुलर भी जारी किया जाता है। इस तरह के नोटों को आप आसानी से किसी भी बैंक या ब्रांच आरबीआई कार्यालय में बदलवा सकते हैं। दोस्तों आरबीआई ने इसके लिए नियम भी निर्धारित कर रखा है। एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोटों को ही एक्सचेंज करा सकता है। दोस्तों ऐसे में इन नोटों की कुल अधिकतम वैल्यू 5,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरबीआई द्वारा निर्धारित जगह पर इन नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए ही आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। 20 से ज्यादा नोट को बैंकों में एक रसीद के बदले स्वीकार किया जा सकता है। इसका भुगतान बाद में होता है। इसके लिए बैंक आपसे आरबीआई द्वारा निर्धारित फीस वसूल सकता है। दोस्तों आप एसबीआई का ये ऑफिशियल ट्वीट देख पा रहे होंगे दोस्तों, जिसमें कटे फटे नोटों को लेकर आरबीआई के गाइडलाइंस दिया हुआ है। ऐसे में कितने भाई और बहनों का कभी ऐसा हुआ है दोस्तों कि एटीएम से आपका कटा फटा नोट निकला हो और आपने उसको वापस ना करवाया हो? तो जरूर बताइएगा दोस्तों इस दास्तान को। और ऐसे में ये बड़ी खबर थी। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। साथ ही अंतिम खबर की बात करें तो मुंबई में गणपति के पंडालों में नहीं जा सकेंगे श्रद्धालु, जुलूस की भी इजाजत नहीं होगी। दोस्तों धारा 144 लागू कर दिया गया है। ऐसे में कोरोना को देखते हुए सारे कदम उठाए गए हैं दोस्तों। और ऐसे में आशा करते हैं दोस्तों कि आप सभी अच्छे से गणेश चतुर्थी का पर्व मना पाएंगे। एक बार फिर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।